हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है इंडियन पॉलिटी। इसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 450 से अधिक अनुच्छेद है, किंतु यहाँ पे ऑप्शन में 450 नहीं है, तो अनुच्छेद जो है वह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 395। इसलिए क्योंकि मूल अधिकार में 395 अनुच्छेद ही थे। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े जाते हैं उन्हें मूल अनुच्छेदों में उपखंड के रूप में समायोजित कर दिया जाता है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड क, ख, ग जोड़ने पर कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है वह लगभग 450 है, परंतु मूल अनुच्छेद जो है 395 ही है। इसीलिए हमारा आंसर होगा डी, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? तो भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में क है, राज्यों के राज्य क्षेत्र ख में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और ग ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अथवा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 3 के तहत ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जैसे राज्यों का निर्माण किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो राज्यों का यूनियन अर्थात राज्यों का संघ। सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो राज्य को जो परिभाषित किया गया है वह अनुच्छेद 12 में किया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिकी संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 251 और 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251 और 254 में संघीय और राज्य विधियों से में विसंगति होने पर राज्य विधियों के शून्य होने का प्रावधान है। अर्थात अनुच्छेद 13 जो है, इसके तहत यदि मूल अधिकार को सीमित करने की घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय जो है उस विधि को शून्य घोषित कर देगा। इसी प्रकार यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायालय जो है उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। और ये तीनों को एक साथ पढ़ने से भारतीय न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 245। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 संसद तथा राज्य विधाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 20 में उल्लिखित है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 वाक एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है वह मानव और दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 25 जो है वह अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है।
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18, यह बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24, यह गलत है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, यह सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, यह भी सही है। पीछे हम कर चुके हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है, वे कौन से हैं? तो वे है आपको अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देता है? तो ये देता है आपको केंद्र सरकार को। पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वह पीछे हम लोग कर चुके हैं, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किस चीज से संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है वह अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी है संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4 है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 5वां है राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। और 6ठा है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो हम अब देखते हैं ऑप्शन में सभा की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 से संबंधित है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यह भी अनुच्छेद 19 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 से संबंधित नहीं है। निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता, यह भी अनुच्छेद 19 से संबंधित है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। तो बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 में
वित्तीय स्वतंत्रता दिया गया था। जिसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है आपको अनुच्छेद 30 से संबंधित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इस प्रकार अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में किया गया है। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संविधान में धर्म और भाषा के आधार पर ही अल्पसंख्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। और इसी अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है या मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रीटें हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। तो इस 5 प्रकार के रीट के द्वारा न्यायालय जो है वह लोगों के मूल अधिकार को संरक्षित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? पंचायतों का गठन जो है वह अनुच्छेद 40 से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 39 जो है वह राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन जो उपबंधित है वह है अनुच्छेद 48 के क में। हमारा बी आंसर सही होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 48 का क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो यह है अनुच्छेद 51 के तहत। ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं जीव संगठनों के संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं के संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है
अनुच्छेद 51, बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब भी आएगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या विदेश नीति हो, सारा का सारा अनुच्छेद 51 से ही संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करेगा? फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाद आ गया तो अनुच्छेद 51, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति अभी जस्ट बताए हैं, अनुच्छेद 51, ये आंसर सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है वह संविधान के अनुच्छेद 51A से संबंधित है। हमारा आंसर डी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति भारत मौलिक कर्तव्य किसके संस्तुति पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या कहाँ पर है? तो यह है आपको अनुच्छेद 56-57 में। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57, भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपको अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन बी सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 52, भारत की राष्ट्रपति। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उनके भत्ते उनके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो यह है अनुच्छेद 74 ए। अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग इनके सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उनके इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने को वह बाध्य होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 78 में।
सी आंसर हमारा सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 109। आंसर सी हो जाएगा सही। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा जो है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो अनुच्छेद 109। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्न सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंधित है। पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा है सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन। थर्ड है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना। नेक्स्ट है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या बढ़ाना। नेक्स्ट भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मदे धन प्राप्त करने अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। इन सारे उपबंध में से कोई एक या सारे जिस विधेयक में होंगे वे धन विधेयक कहलाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान करता है तथा उच्चतम न्यायालय की संरचना की भी बात की गई है। इसमें प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। वर्ष 2008 में एक अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था जो की गई है वह अनुच्छेद 127 के तहत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी कर सकता है। उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब कैग की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से उसी रीति एवं आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस रीति के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग के आधार पर हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। कैग की कर्तव्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 150 संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 147 निर्वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कैग नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार। तो अनुच्छेद 148 के अनुसार ऑप्शन सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, यह गलत है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, यह भी गलत है। अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता, यह भी गलत है। अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री का दायित्व, यह भी गलत है। मुख्यमंत्री का दायित्व जो है वह अनुच्छेद 167 में है। इस प्रकार इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, मतलब अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, न कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 154 राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 156 जो है वह राज्यपाल का कार्यकाल, ये जो है राज्यपाल का कार्यकाल 156। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वह राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधेयक विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिमंडल के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह बात अनुच्छेद 163 में कहा गया है। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ये मिलता है आपको अनुच्छेद 167 में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 167। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन की बात की गई है। अनुच्छेद 168 जो है वह विधानमंडल के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। अभी जस्ट किए अनुच्छेद 169, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है।
तो अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो जिला जज की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 233 में उल्लिखित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 233 के अधीन किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा न्यायाधीश की पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 जो है उसमें कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघीय मामले, संघ सूची के में जिस विषय का उल्लेख है उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। राज्य सूची में जो है, राज्य सूची में जो भी विषय शामिल है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उसमें जो है उस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को है। अगर एक ही विषय पर संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाता है तो संघ द्वारा बनाया कानून प्रभावी होगा। और इस तीनों सूची के अलावे जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वह संघ सूची में संघ को सौंपा गया है। तो ये इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 248 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो यह है अनुच्छेद 249 के तहत, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, परंतु राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी जस्ट किए हैं अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो यह है आपको राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि कोई भी विषय जिस पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो उस विषय पर संसद जो है वह कानून बना सकती है। और संसद से पारित होने के उपरांत कानून जो है वह हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो वह जो है कानून बन जाता है। तो इसीलिए 249 जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध जो है अनुच्छेद 256 से 263 में उल्लिखित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। भारत के संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। इसी भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध वर्णित है। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये किया गया अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका गठन जो है वह अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी, अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। ध्यातव्य है कि सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। तो आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद जो है वह साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकता है? तो यह है अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में है। अनुच्छेद 312 में यह उपबंध है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले राज्यों सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो यह विशेष बहुमत के आधार पर है, न कि साधारण बहुमत के आधार पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग जो है वह अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 324 के तहत। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? यह अनुच्छेद 325 में है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 और निर्वाचन नामावली का गठन जो है वह अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर जो है निर्वाचन नामावली तैयार नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 326 के द्वारा। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 326। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, निर्वाचन नामावली अनुच्छेद 325 और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, यदि उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह है आपको अनुच्छेद 344 में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। राष्ट्रपति को भाषा संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया है। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जीवी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। तो प्रथम भारतीय राजभाषा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो जीवी खेर की अध्यक्षता में। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356(1) के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना प्रदान की जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी प्राधिकारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेगा। अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है। दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य की वित्तीय साख को अथवा अस्थायित्व को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लागू कर सकता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से। तो यह हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जा सकती है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अनुसार देश में लगाया जाता है।
तो आंसर डी हमारा सही होगा। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। संविधान का अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 360 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्वामित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 द्वारा जारी की गई उद्घोषणा 2 महीने तक रहेगी। यदि उक्त 2 महीने की समाप्ति के पूर्व संसद द्वारा पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है तो 2 महीने की समाप्ति पर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, इसका क्रियान्वयन अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान में किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी। संविधान के सभी संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। बहुमत द्वारा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस पर अपनी अनुमति देने हेतु बाध्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? संविधान के किसवें भाग में? ऑप्शन सी होगा सही। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत एक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध 370 को वर्णित किया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु का वर्णन अनुच्छेद 371 में नहीं है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 का क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 ख में असम, अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, अनुच्छेद 371 च में सिक्किम, अनुच्छेद 371 ह में मिजोरम,
अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश और अनुच्छेद 371 झ में गोवा, अनुच्छेद 371 य में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, जबकि इसमें तमिलनाडु का कोई उपबंध नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार ये भी सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी सही है। और भाग 5 मौलिक कर्तव्य ये गलत है। भाग 5 में जो है कार्यपालिका का उल्लेख है और मौलिक अधिकार जो है वह भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। इस प्रकार हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।